दोस्तों, स्टूडेंट्स प्लेज के द्वारा रे ऑफ होप के तहत चल रही इस चर्चा के दौर में आपका फिर से स्वागत है। इतने दिनों से हम लोग ये जो सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं, ये फेसबुक पे लाइव करके, उसमें आप सब लोग जिस उत्साह से भाग ले रहे हैं, उससे हमको भी एक प्रोत्साहन मिल रहा है। आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन द नेम ऑफ कोरोना। कोरोना के नाम पर ये पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से हम देख रहे हैं, ये कोरोना और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के बीच में कोरोना का ट्रीटमेंट, उसका मेडिकल किट, डॉक्टर्स, नर्सेस, उन सब के लिए प्रोटेक्शन से लेकर वैक्सीन से लेकर सभी चीज़ों में, और उसके साथ-साथ इकोनॉमी का जो सवाल, ऐसे चारों ओर बहुत सारे सवालों को लेकर कोरोना के नाम पर जो ये इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट जो चले, इसको लेकर आज ये चर्चा है। हमारे बीच में आज है श्री द्वारिकानाथ रथ, जो मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाली संस्था, उसके सेक्रेटरी है, गुजरात में रहते हैं। अपने टाइम के वो भी एक जुझारू स्टूडेंट लीडर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट एक्टिविटी को हमेशा प्रोत्साहित करते हुए वो आज भी सभी छात्रों के लिए एक इंस्पिरेशन के सोर्स है। ऐसे द्वारिकानाथ रथ हमारे सबके बीच में है, वो हमारे बीच में ये बात रखेंगे कोरोना के नाम पर। सबको मेरा स्वागत है। और हम जैसे ही हमको सिग्नल मिलेगा हम आप टॉपिक पर जाएंगे। शुरू कर दें अभी हम। मित्रों, मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं स्टूडेंट प्लेज और छात्र संकल्प के जो रे ऑफ होप का जो अनुष्ठान है, उसकी ओर से मैं आपके सामने कुछ बात रखने जा रहा हूँ। बात में जो सब्जेक्ट आप लोगों ने चुना है वो है कोरोना के नाम पर, इन द नेम ऑफ कोरोना। ये नाम से ही बहुत कुछ बात प्रतीत हो रहा है, खुलकर आ रहा है। आपको पता चलता है कि कोरोना के नाम पर क्या क्या हो रहा है। मैं कुछ भाषण तो देने नहीं दूंगा, मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। शेयर ये करूंगा कि जो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। हम लोग 2-2.5 महीने से लगभग इस कोरोना के दौर पर गुजर रहे हैं, जहां करुणा नहीं है। जो करुणा नहीं है उसी की हमको चिंता है। जब कोरोना हुआ तो तंत्र को जो करुणाग्रस्त होना चाहिए, कोरोनाग्रस्त नहीं, करुणाग्रस्त होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए था, वो करुणामयी के जगह में करुणाग्रस्त हो गया, जराग्रस्त हो गया। लोगों के प्रति कोई उसका नजर नहीं रहा, कोई जो केयर कहते हैं वो केयर नहीं रहा। यही चिंता की बात है। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जाऊंगा। जो कोई जो मैं बात करूंगा, हमारा बात ऐसा है कि ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें हम आदान प्रदान नहीं है। अगर ऐसा कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, तो बात लाइवली होगा। एक बात एक तरफा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप कमेंट देंगे, मैं जो बात करने के बाद कमेंट देंगे, जो मैं बात कह रहा हूँ उस कमेंट के आधार पर मैं अपने बात को सुधारा सकता हूँ, कुछ उसको परिवर्तित भी कर सकता हूँ। ये आए आने जो अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। हम कोरोना के बारे में क्यों जानना चाहेंगे? कोरोना में करुणा नहीं, हम क्यों जानेंगे? कोरोना का लेकर जो हो रहा है इतना जानना जरूरी है कि कोरोना को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। तो जो बहुत कुछ हो रहा, जो होना चाहिए, कितना सारे होना चाहिए क्या?
कोरोना अगर है, हमको ट्रीटमेंट होना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, नर्सेस होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, बेड्स होने चाहिए, हमारा टेस्ट होना चाहिए और जल्द से जल्द हमको ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसा कोई खास कोरोना में ऐसा कोई खास नहीं कि आदमी इस पे जराग्रस्त हो जाएगा। लेकिन बात है कि ना डॉक्टरों का तैयारी है, ना नर्सों की तैयारी है, ना अस्पताल में बेड है, ना कि टेस्ट भी किया जा रहा है। अब तो टेस्ट कितने कम किए जाए, टेस्ट करने से लोग को पता चल जाएगा कितना लोग पॉजिटिव है, उसका डर है। दोस्तों माफ करना, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से ये बीच में से थोड़ा कट गया था, लेकिन हम फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सुबह से आज नेट थोड़ा स्लो है और बार बार कट रहा है। इसके बीच में हम लोग उसको कोप अप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा और इसको सुनिएगा प्लीज। मैं शायद जो फिगर बताया था वो ठीक ठाक था, वो मैं फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट करना पड़ेगा? सेकंड पेज में जो बोलिया ना ये બધું रिपीट करूं पड़े? अभी ये मैं जो कहना चाहता हूं, सारा दुनिया अभी कोरोना ग्रस्त है। ये कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, एक एरिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा है, एक एरिया में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है। अभी सारा दुनिया, पृथ्वी का सारे लोग, 750 करोड़ का लोग जो है कोरोना से आज त्रस्त है। वो इसको हम, ये एक नया प्रॉब्लम है, नया प्रकार का प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम कभी दुनिया में आया नहीं था, किसी ने वैसा उसका सामना नहीं किया था। कभी प्लेग हुआ तो कभी कलेरा हुआ, काफ़ी लोग मरे। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उथल पुथल उस जगह में हुआ, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, काफ़ी जगह में हुआ। लेकिन इस बार कोरोना में जो हुआ है, अमेरिका में 1 लाख लोगों का, 1 लाख से लोग ज़्यादा का डेथ हुआ है। ब्राज़ील जो है उसका, अमेरिका जो नया अभी सरकार आया हुआ है इसका, वहाँ 24,000 का लोग का डेथ हुआ है। रशिया में 3,000 का हुआ है, स्पेन में 27,000 का हुआ है, इंग्लैंड में 37,000 का हुआ है, इटाली में 32,000 का हुआ है, फ्रांस में 28,000 का हुआ है, जर्मनी में 8,000 का हुआ है, कनाडा में 6,000 का हुआ है, ईरान 7,000 हुआ है जिसको अमेरिका ने इसको सैंक्शन जाहिर किया हुआ है, मेक्सिको में 8,000 हुआ है, पेरू में 3,000 हुआ है और चाइना में 4,000 हुआ है। और वो चाइना का जो फिगर है उसको छुपा रहा है, ये अमेरिका का उसके ऊपर में उसका आक्षेप है। तो ये है जो कुछ एक हम हिसाब दे रहे हैं। और भारत में हमारा डेथ 4,000 से ऊपर है और 1.5 लाख से ऊपर 165,000 लोग, 1,65,000 लोग का केस पॉजिटिव है। हम लोगों ने काफ़ी उनका जो यहाँ टेस्ट नहीं भी करते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी हमारा देश में अभी 1.5 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव केस आ रहा है। और अभी टेस्टिंग शायद आगे बढ़कर होगा या नहीं होगा, ये बाद में पता चलेगा। ये एक प्रकार का है। और मैं जब केसेस जो है वो भी थोड़ा जानने वाली बात है अहमदाबाद का, कि अहमदाबाद में 15,000 या 16,000 तक यहाँ केस आ गए हैं, पॉजिटिव केस है, और डेथ लगभग 1,000 तक पहुँच चुका है। और ये परिस्थिति है। मैं जो दुनिया की बात जो आपको बताया, दुनिया की बात में जो अमेरिका, रशिया, स्पेन, यूके, इटाली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो देश है, ये बड़े बड़े कंट्री में आते हैं, वो G7 कंट्रीज में आते हैं। दुनिया का जो भाग्य नियंत्रण करना है, वो घाट करार के बाद जो लोगों ने उभर के आए, जिसको अमल करवाए, यही सब देश है जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, न्यू लिबरलिज्म की बात भी करते हैं, प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं। सारे सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, वेलफेयर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट को खत्म करके प्राइवेट में जो रूपांतरित करना चाहते हैं, यही सब देश हैं। और ये नतीजा ये हुआ, जब से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, उसके बाद में न्यू लिबरल इकोनॉमी आया, तब उसमें क्या हुआ कि सारे के सारे एजुकेशन और हेल्थ, ये बाकी मैं बाद में बताऊं, नहीं जाऊंगा, ये सारे चीज को प्राइवेटाइज करने किया। ये प्राइवेटाइज करने के अंजाम में आज हमारे हेल्थ सेक्टर जो है इतना खराब है कि हम कह नहीं सकते कि कोरोना को हम सामना नहीं कर पा रहे। कोरोना को हम टेस्ट करना भी नहीं चाहते हैं।
टेस्ट नहीं करने के लिए ट्रंप भी वहां आनाकानी भी कर रहे हैं, टेस्ट करना है या नहीं करना है। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में, खाली भारत में नहीं, सारे यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप कंट्री में ये बात चल रहा है, तो भी वहां उनका टेस्ट हमसे ज्यादा है। लेकिन चाइना में जो है, चाइना ने उनको तो मार्च महीना से उन्होंने कोरोना को निकाल लिया, तो भी फिर वो लोग टेस्ट करते रहते हैं, बार बार टेस्ट करते रहते हैं। हमारे केरला में, भारत में केरला में भी मतलब उन्होंने कोरोना को फाइट करके नाबूद करने की कोशिश की, अभी भी कोशिश चल रही है, तो भी इतना उनका सक्सेसफुल होने के बाद, उन लोगों ने कोरोना का होने के बाद वो लोग अभी भी टेस्ट जारी रखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में टेस्ट नहीं करने की, जितना टेस्ट नहीं किया जाए उसकी कोशिश हो रही है। अभी आपको सुना होगा आपने, मैं शायद पहले बताया, मुझे मालूम नहीं है, गुजरात हाईकोर्ट ने बताया कि ये जो सिविल हॉस्पिटल 20,000 का सबसे विशाल हॉस्पिटल है, एक डस्टबिन हो गया है। इतना बढ़िया हॉस्पिटल था, अभी डस्टबिन हो गया है। अभी कोरोना ग्रस्त को अगर आप उसको एडमिट करेंगे, वो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा कुछ पता नहीं है। वो जिंदा हुआ आदमी एडमिट होने के बाद कहाँ गया मालूम नहीं होता है। घर वाले उनको ढूंढते हैं तो कहीं नहीं मिलते हैं। कभी कभी उनका डेड बॉडी उनका वो बस स्टैंड में मिलता है और कहीं मिलता है, या हॉस्पिटल का और किसी कॉरिडोर में मिलता है। ये ऐसी स्थिति गुजरात का है, जो गुजरात में एक मॉडल स्टेट, गुजरात का मॉडल, यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, यहाँ से गृह मंत्री आते हैं, यहाँ से अंबानी आते हैं, यहाँ से बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं। ये गुजरात का जो लोग आज खुश हो जाते हैं, रास्ता बढ़िया है, लाइट बढ़िया है। आज गुजरात में हेल्थ की स्थिति आज ऐसी स्थिति आज है। ये स्थिति सूरत में भी खराब है, ये स्थिति बड़ौदा में भी खराब है। तो हाईकोर्ट ने बताया, हाईकोर्ट ने गुजरात का बताया कि डस्टबिन है, तो यहाँ कोई सलामती नहीं है। तो यही स्थिति जो है गुजरात का, मेरे बारे आप बताया आपको मैंने। तो ये जो एक बात है कि ये क्या 4,000 लोग जो भारत में मरे, ये क्या अनिवार्य था, जरूरी था? ये कोरोना क्या आकस्मिक आग पड़ा? आकस्मिक क्या लोग आगे जाके अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, ऐसे ही आकस्मिक आ गया? ऐसा तो नहीं है। ये कोरोना के बारे में पहले तो पता था, सबको पता था। पहले फ्रांस को पता था नवंबर में, बाद में चाइना में एक पहला केस आया, चाइना में एक डेथ भी हुआ। भारत में 30 जनवरी को एक पहला केस आया, है ना 30 जनवरी का केस आया। उसके बाद अमेरिका में एक केस, जनवरी में एक डेथ भी हुआ। तो ये फिलीपींस में डेथ हुआ। तो कोरोना अचानक नहीं आया, और अचानक कोरोना के बारे में साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ चेतावनी दी है। ये एक भयंकर एक वायरस है, वो बढ़ता जाएगा और लोगों को मारता जाएगा। ये साइंटिस्ट लोगों ने पहले बोल के रखे हैं। लेकिन आजकल साइंटिस्ट को कौन मानता है? साइंटिस्ट को तो पैसा दिया नहीं जाता है। R&D में पैसा, जैसे ट्रंप का बहुत चीड़ है साइंटिस्ट के बारे में। वो पहले पैसा हम नहीं देंगे रिसर्च करने के लिए, हाँ मिलिट्री के लिए देंगे, रॉकेट के लिए देंगे, न्यूक्लियर के एनर्जी, न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए देंगे, लेकिन R&D के लिए नहीं देंगे। आज परिणाम ये हुआ, जो कि कोविड-1 तो था, कोविड-1 के बाद अभी का जो जितना दिन रहा, 10-15 साल, 15 साल का जो पीरियड रहा, क्या हमारे पास वैक्सीन नहीं होता? वैक्सीन नहीं होने का कारण क्या है कि R&D में इसको जोर दिया नहीं गया। यही नहीं देने का कारण क्या ये हुआ कि हमारे पास में अभी वैक्सीन है नहीं। और वैक्सीन आते आते ये सब लोग कहते हैं कि ये आते आते लो हो जाएगा। ये लगभग ये वर्ष का अंतिम दिसंबर तक ही शायद आ पाएगा। चाहे सबको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। तो ये हालत किसने बना के रखा भाई? ये हालत तो आपने बना के रखा। ये कौन सा सिस्टम्स है? ये पूंजीवादी सिस्टम ने, जो लोग के प्रति कोई इसका प्रेम नहीं है, लोग के प्रति लगान नहीं है, हेल्थ को उनको प्राइवेटाइज किया, जो सरकारी अस्पताल को प्राइवेटाइज किया, सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को बड़े बड़े पैसे लोगों के लिए बनाया। तो आज पैसेदारों का जो अस्पताल भी जो है, वहां पैसेदारों के अस्पताल में भी पैसेदार लोगों को भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर करना है तो आपको 27-28 लाख रुपया पॉकेट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल आज कोरोना का इलाज नहीं कर सकते, सबको जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल। और साधारण जो डॉक्टर नर्सेज जो है उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। आज ऐसा हुआ है कि आज अहमदाबाद में 100 डॉक्टर का आज का तारीख में वो कोरोना ग्रस्त है। बहुत सारे नर्सेज भी कोरोना ग्रस्त हैं, और हमारे एक मेट्रॉन मर चुके हैं, काफी लोग भी मर चुके हैं, काफी नर्स भी मर चुके हैं। ये हमारी हालत है। तो ये जो पूंजीवाद का जो है, कोरोना के साथ पूंजीवाद का बड़ा संबंध है। संबंध ये है कि ये पूंजीवाद, ये जो आ रहा है, कोरोना आ रहा था, आप जानते थे, लेकिन आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, आप अपने इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर
दुनिया में, आपको मार्केट में आगे बढ़ने के लिए आपने कोरोना के प्रति ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ा उसका नतीजा आपको मिल रहा है अमेरिका में, जिन्होंने ट्रंप ने कोरोना को बिल्कुल उन्होंने कभी ये नहीं किया, क्यों क्या बोलते इसको, खातिर भी नहीं किया। अरे क्या होगा, चाइना का वायरस हमको नहीं लगेगा। अभी भी ट्रंप देखे होंगे, वो ये मास्क नहीं पहनते हैं, वो भी नहीं पहनते हैं, उनकी पत्नी भी नहीं पहनती। उसको लेकर बहुत टीका टिप्पणी हुआ, लेकिन उसको ख्याल लेकर वो उसको बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। इसके कारण ये हुआ कि वहां ऐसे हो गया 1 लाख लोग का कम मात्र नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो वहां का सबसे बड़ा बहुत पुराना अखबार है, अभी 3-4 दिन पहले 1 लाख लोग का जो मरे हुए हैं, सारा पहला जो उनका जो पाना जो है उनके नाम पर 1 लाख लोग के नाम पर पूरा कंडोलेंस का सारे नाम के साथ फ्रंट पेज में न्यूयॉर्क ने बड़ा अनोखी बड़ा अजीब सा उन्होंने एक छापा। उसके ऊपर जो ट्रंप का हाथ लो लाल में लहूलुहाल है उसको भी छापा। ये आज अमेरिका की स्थिति है। तो ये स्थिति इंग्लैंड में भी हुई, फ्रांस में हुई, स्पेन में हुआ, इटाली में हुआ। बड़े बड़े पूंजीपतियों जो हमारा जो अर्थनीतिक लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े बातें करते हैं, उनका हुआ। चाइना भी पूंजीपति राष्ट्र बन चुका है, लेकिन चाइना में उन्होंने शुरुआत हुई, जब यह शुरुआत हुआ और उन्होंने मार्च में खत्म भी कर दिया। अभी भी चाइना में कोरोना ना आए उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जब को भारत में पता चला कि 30 जनवरी को पता चला और मार्च 24 को लॉकडाउन किया जा रहा है, 19 तारीख को 18 तारीख को मोदी जी ने आके लोगों के सामने प्रवचन दे रहे हैं, उतना कितना भयंकर चीज हमारे सामने आने वाला है। तो ये 50 दिन हमने क्यों गवाया? अगर ये 50 दिन हम नहीं गवाए होते तो शायद हमारा 4000 लोग नहीं मरते। क्या मरना अनिवार्य है? अमेरिका में 1 लाख लोग मरे, हमारा बहुत कम लोग मरे हैं, हमारा नंबर कम है, इसमें संतोष लेने का क्या बात है? तो जो सरकार में जो है, आर दे नॉट क्रिमिनल्स? उनको तो पता था कोरोना आ रहा है, लेकिन वो लोग बिजी थे किसमें? वो बिजी थे ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का बारे में बिजी थे, नमस्ते ट्रंप। बाद में बिजी थे उन लोगों ने दिल्ली इलेक्शन में जीतने का है, बीजेपी को जीतने का था, आपको हराने का था। बाद में दिल्ली में राइट हुआ, उसके लिए वो बिजी रहे। बीजेपी में जीत नहीं पाए तो वहां राइट हुआ। शाहीन बाग का आंदोलन को बदनाम भी करने का था उस टाइम पे, वो भी एक मामला बना। और गुजरात में भी उसका भी एक लिंक है। गुजरात में राज्यसभा का बजट पास करने, असेंबली में बजट पास करने का था, साथ ही साथ राज्यसभा में मेंबर बने इलेक्ट भी करने का था। तो कांग्रेस को पूरा हरा देने का था। उसी के लिए कर पूरा ये क्या बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस और बीजेपी के साथ हुआ। कांग्रेस के एमएलए को लेकर जयपुर में चले गए, ये एक नाटक चला, ये सब हुआ बाद में। तो इसीलिए तरह से हम लोगों ने ये देश, हमारा जो गुजरात का 50 दिन जो था, ये 50 दिन को लोगों ने गवा दिया, इसी कारण के लिए गवा दिया। अगर ये लोग फिर, इसमें और बड़ी बात है, सुनिए, 24-23 तारीख को भगत सिंह का शहादत के दिन पर भोपाल में मध्य प्रदेश का कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का था ताकि बीजेपी सरकार बैठ पाए। तो ये एमपी का सरकार का पलट जाएगा। ट्रंप, नमस्ते ट्रंप से लेकर एमपी का सरकार तक इसमें पूरा बिजी रहे, हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी तंत्र सब बिजी रहे, दिल्ली का ही करने के लिए बिजी रहे। तो इसीलिए 50 दिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और 19 तारीख को बोलने के बाद 24 तारीख को रात को 8 बजे बोलते हैं आज से 25 तारीख से लॉकडाउन, 4 घंटे का मुहूर्त दिया। जो जहां था वही रह गया, कोई कन्याकुमारी में है वहीं रह गया, कोई हिमालय में है वहीं रह गया, कोई किसी का मेहमान होकर गया है वहीं रह गया, कोई के होटल में था वहीं रह गया, जो जहां थे वहीं रह गए। आने जाने का सब बंद हो गया, बस ट्रेन सब बंद हो गया, कोई टाइम नहीं दिया। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने उसी टाइम पर डिक्लेयर किया, लेकिन 4-5 दिन में मुहूर्त दिया लोगों ने अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए। यहाँ किसी को कुछ भी ठीक ठाक करने के लिए, सामान लेने के लिए, कपड़ा ले, चावल गेहूं रखने के लिए ये कुछ भी मौका नहीं दिया और उन्होंने फटाक से लॉकडाउन जारी कर दिया। उन्होंने बाद में देखते हैं शहर में कि पुलिस डंडे के साथ, पुलिस ड्रोन के साथ, पुलिस चारों जगह में है। और पुलिस जो कि लॉकडाउन को थोड़ा लोग जानते नहीं है, चले जाते थे, उनको पकड़ के डंडा राज चालू हो गया। तो ये पुलिस को जो डंडा राज चालू हो गया, तो लगता है कि पुलिस को ही लेकर मानो कि कोरोना को भगाने की शायद कोशिश हो रहा था। जब पुलिस जो मूड मारता, जिस तरह से मारता तो लोगों को पकड़ मारता था, कान पकड़ उठपट करवाता था, लोग पुलिस बोल सकता था भाई साहब आपने गलत किया है, अभी घर में जाइए, आप मत आइए, ये सिखा सकता था। एक संवेदनशील के नागरिक हिसाब से वो भी कर सकता, वो भी कोरोनाग्रस्त भी हो सकता है,
उनको ऐसे ही समझाया गया, जो भी रास्ते में मिलेगा, जो भी दिखेगा उसको पकड़ के मारो। और सारा खाली भारत में हर जगह में, हर कोने में पुलिस का बिहेवियर सेम रहा, ताकि ये एक बर्बरता, पुलिस की बर्बरता हमको देखने को मिला। तो ये नाम जो है, तो ये जो दो कानून है, ये प्रकार का अचानक एक इमरजेंसी जैसे हो गया। हम लोग तो इमरजेंसी में अरेस्ट भी हुए थे, हम इंदिरा गांधी के सामने आंदोलन भी किए थे, हमने सामना भी किया है, हमने पानी स्वतंत्र के लिए लड़ाई भी किए हुए हैं, हमारे सारे के सारे लोगों ने, साथी लोगों ने किए हुए। तो ये मेडिकल मार्शल लॉ जैसे बना दिया दो कानून को लेकर। वो कानून क्या है भाई? जो कानून है वो है 1897 में ब्रिटिश जब प्लेग हुआ था यहाँ पुणे में, तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश लोगों ने कानून बनाया था। वो कानून है मिल गया। फिर बाद में और एक कानून बना 2005 में, नेचुरल डिजास्टर एक कानून बना। दो कानून को उन्होंने लागू किया। वो लागू करके बाद में सारे चीज को लेकर उन्होंने ये लागू कर दिया, ताकि इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा मुद्दा बनाया, जो सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो 6 फुट का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसको तोड़ने के लिए, इसको ग्राफ को तोड़ने के लिए। तो उसको नाम पर पार्लियामेंट भी नहीं मिल सकता, ऑफिस भी में काम नहीं हो सकता, कारखाना में भी काम नहीं हो सकता। उसको लागू किया तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी से कुछ ज्यादा ही कुछ होने लगा। ये एक परिस्थिति खड़ी हो गई। लेकिन ये चलते चलते, हाँ, दो कानून जो था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और ये इंडिया में हुआ, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये दो हुआ। इसको लेकर एक प्रकार मेडिकल मार्शल लॉ जैसे हुआ इधर पुलिस के नाम पर। तो और ऊपर में ड्रोन चलाया। कौन घर के बाहर है, कौन घर के बाहर बैठ के बातचीत कर रहा है? अरे भाई, आप लोग इंडियन है, जानते हो। यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, एक छोटा सा एक एरिया है, यहाँ छोटे छोटे लोग रहते हैं, 10 बाई 8, 10 बाई 5 के लोग घर में रहते हैं, 8-10 लोग रहते हैं। वहां 6 फीट का डिस्टेंस कैसे करेंगे? लोग आके बाहर बैठते हैं, स्कूटर में बैठते हैं, तो उनको भी पुलिस पकड़ के ले गया, उनको बेल के साथ आना पड़ा। तो पुलिस को पूरा पावर दिया गया कोरोना को फाइट करने के लिए। अभी तक भी वही सिलसिला अभी जारी है। तो ये मार्शल लॉ जो हुआ, तो उनको बाद में मोदी जी आए, फिर बाद में पहला जो उन्होंने 24 मार्च को बताया, 3 दिन का वोट दीजिए, अभी लॉकडाउन होगा। लोगों ने सोचा कि 3 दिन का लॉकडाउन होगा तो 3 हफ्ते का होगा, उसके बाद खुल जाएगा। लोगों को सारे पता चीज नहीं है, लोगों को मालूम भी नहीं है क्या करना है, नहीं करना है, उनके एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि एक मौत का साया घूम रहा है। मैं मर जाऊंगा। तो ये मौत का साया, स्पेक्टर ऑफ डेथ हंटिंग द इंटायर सोसाइटी, इंटायर कंट्री, आई एम अफ्रेड आई विल डाई। तो ये जो ब्लैकमेलिंग, सरकार मेरे साथ ब्लैकमेलिंग किया, अगर आप घर से बाहर जाओगे आपको कोरोना हो जाएगा, आपको हम बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? पुलिस के डंडे में बचा रहे हैं आपको। तो ये प्रकार का ब्लैकमेलिंग, साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग किया गया। और उन्होंने, नरेंद्र मोदी बार बार टीवी में आकर लॉकडाउन को, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, इस तरह से बात करते रहे जैसे मेरा मेंटल पावर, मेरे मेंटल को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग मुझे मान रहे हैं, लोग को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कंट्रोल तो करते देख लिया उन्होंने कि कोरोना के नाम पर लोग उनसे भयभीत हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं। अभी जो भी कहेंगे वो होगा, वो फायदा ले लिया। क्या कर सकते हैं कि उन्होंने सोचा जो न्यू लिबरल इकोनॉमी हम करना चाहते थे, ये भी हम क्यों ना कर डाले। इसी समय पर उन्होंने क्या किया? कोरोना के लिए कोई नया पीपी बॉटल नहीं लाया, मास्क नहीं लाया, कोरोना के लिए उन्होंने वेंटिलेटर नहीं लाया तो राजकोट से, वो वेंटिलेटर नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? तो ये एक प्रकार का सपोर्टिंग सिस्टम्स है। तो ये उसको लाया उन्होंने, और ये पूरा जिन्होंने लिया सबका डेथ आया। इसका इंक्वायरी होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़ा कमांड अभी आया, लेकिन जब पेपर में आया इसके बारे में, जब उन्हें हाईकोर्ट में भी इसको पड़कार आया, हाईकोर्ट में बात भी किया, तो उसको आंसर करने के लिए 25 करोड़ का उसको ऑर्डर दिया गया वेंटिलेटर को लाने के लिए। फेक वेंटिलेटर को लाने के लिए कोशिश की। देखिए, ये कोरोना के साथ धंधा, अपने आदमी का साथ धंधा, जो आदमी बीजेपी को सपोर्ट करे उनका साथ धंधा, जिसका वो कंपनी है, वो कंपनी कौन है? नरेंद्र मोदी जब
जिसको ओबामा को मिलने जा रहे थे, आपको याद होगा, एक स्पेशल कोट पहने हुए थे, सारे कोट में नामो लिखा गया था, वो इटाली से बन के आया था, हम लाख रुपया का कोट था। वो जो बना के राजकोट का जो व्यापारी दिया था, वो व्यापारी का कंपनी है वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर को लगाया गया और जो जहां लगाया गया वो लोग मरे। डॉक्टर लोगों ने मना किया तो भी इसको लगाया गया। तो मेडिकल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर मेन नहीं है, डॉक्टर का एडवाइस मेन नहीं है, वहां ब्यूरोक्रेसी जो है, तंत्र में जब बैठे हुए हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स जो करने वाले होते हैं, धंधा करने वाले होते हैं, प्रॉफिट और कोरोना जो करने वाले हैं, वो उनके ऊपर वॉशिंग करते हैं। सो डॉक्टर त्रस्त रहे, उनको धमका गया, उनको धमका करके काम करवाया गया। ये है अभी। तो मेडिकल किसके अंडर में है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ। हु इज कंट्रोलिंग मेडिकल्स? हमारे मंत्री लोग कभी भी घूमने नहीं गए, मैंने ऐसे तो चले जाते हैं, कभी इनको मिलने नहीं गए। टप 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 मरने लगे लोग हैं। वो तभी ये जब देखने लगे, मोदी साहब ने देखा उनके आजू बाजू जो घूमने वाले कौन है, आप जानिए, फीकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो कमर्स, जो उनका पूंजीपतियों का जब डिफरेंट बॉडीज होता है, ऐसी, और ये एसोचैम, ये बॉडी एडवाइस दे रहे हैं क्या करना नहीं करना है, बोल रहे हमारा धंधा जा रहा है, हमको हमारा धंधा को पैसा दीजिए, हमारा तकलीफ हो रहा है, हमारा कारखाना बंद हो गया है, हमको वहां जमीन एक टुकड़ा पड़ा है, हमको दे दीजिए, लीज आउट कर दीजिए। तो ये आजू बाजू जो मोदी जी के सामने घूम रहे थे, बीजेपी सरकार सामने घूम रहे थे, उनकी चिंता हमारे सरकार को ज्यादा रहा और उनको मोबिलाइज करने के लिए सारे कदम लेने की उन्होंने कोशिश भी की। तो ये जो कोशिश भी की उनके लिए, जो बजट आया बीच में भी, जो 5 दिन का बजट बार बार पढ़ते रहे, इस बजट में खाली लोग को समझे कि माइग्रेंट वर्कर के लिए बजट आ रहा है, उनको कुछ रियायती देने के लिए आ रहा है, मात्र उनको 5 केजी का गेहूं और 1 किलो का दाल, लेकिन बाकी तो जो है पूंजीपतियों को रियायती देने का, माफ करने का, ये सारे चीज आप पढ़ेंगे वही आपको मिलेगा। और उसके साथ में मिलिट्री के बजट बढ़ाया गया, उसके साथ में स्पेस की बात बताई गई, लेकिन कोरोना का फाइट करने के लिए उस बजट में वही स्थान नहीं रहा। तो ये जो बात है कि इसी बीच में जो देखे कि लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो लॉकडाउन में लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लॉकडाउन से लोग बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो आते हैं तो पुलिस डंडा मारता है, कलेक्टर कचहरी तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो सरकार हमको देख रहा है, सरकार हमको देख रहा है कि ये लोग घर में बैठे हुए हैं, कौन लोग बाहर आ रहे, देख लो, पकड़ लो इसको। मॉर्निंग वॉक में भी नहीं जा सकते आप छतों पर भी चढ़ नहीं सकते हो, ड्रोन देखेगा, ड्रोन के आधार पर पुलिस आएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा, बेल में आपको आना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये सब उन्होंने करवा दिया। तो ये जो सब हुआ, ये जो मैंने ये जो जब सर्वेलियंस जो हुआ, सर्वेलियंस से लोग डर भी गए, कुछ लोग घर में मजाक करते अलग बात है। तो उसको लेकर उनको लगा ये बढ़िया टाइम है, जिस टाइम पे हमने पूरा सेंट्रलाइजेशन पावर जो है वो पावर को अपने हाथ में ले लेंगे, हमको जो चाहना हम करेंगे। क्या करेंगे? तो उन्होंने पहला लेबर लॉ में परिवर्तन करवाया। आप जानिए, कोई भी सिस्टम में जब फैसिबाद आता है, कोई भी सिस्टम में जब वार सिचुएशन आता है, पहले के पहला तरह वर्कर्स के ऊपर आता है, पगार काटो, पगार कम करो, वेज कम करो, और उनको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, 8 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, अब कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये पहला लेबर लॉ उन्होंने लागू करने की कोशिश की, जो पहले से कोशिश करते थे। अगर ये आ जाता तो ट्रेड यूनियन लोग, सारे लोग उस आंदोलन करते, आसान नहीं होता, लेकिन आसान ऑर्डिनेंस करके उन्होंने लाने की कोशिश की। पहला उन्होंने आक्रमण किसके ऊपर किया ना, वर्कर के ऊपर उन्होंने किया। तो अभी बात में जो हुआ कि फिजिकल डिस्टेंस रखोगे तो ग्राफ टूटता, क्या फ्लैटन होगा, फ्लैट होगा तो कमेगा, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा आना जाना होगा, ये साधारण दुनिया की बात है, जितना बढ़ेगा तो आपको ये कोरोना फाइट आप नहीं कर पाओगे, कॉम्बैट नहीं कर पाओगे आप। तो ये एक डिलेमा हुआ। लॉकडाउन से फायदा तंत्र को हो रहा है, व्यापारी को हो रहा है, पूंजीपति को हो रहा है, तो उन्होंने लॉकडाउन को मैंने क्या करते हैं कि ये उनको फायदा भी हो रहा है, और बाद में खाली लॉकडाउन होगा तो कारखाना नहीं खुलेगा, खाली लॉकडाउन होगा लोग जाना जाना नहीं करेंगे तो धंधा नहीं चलेगा। तो लॉकडाउन वर्सेस क्या हुआ, ओपन अप, खोलो, दुकान खोलो, बाजार खोलो, सिनेमा खोलो, मल्टीप्लेक्स खोलो, ये सब खोलो, तो हम जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। ये प्रकार का दोनों का कंट्रोवर्सी हुआ। करते करते पूंजीपति वर्ग जो है, इंडस्ट्रियल लॉबी जो है, बिजनेस लॉबी जो है, उन्होंने ओपन अप का जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर उनके ऊपर भारी हो गया। जो अमेरिका में भी हो रहा है, जो इंग्लैंड में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जापान जर्मनी में भी हो रहा है, सब जगह में ओपन अप करने की डिमांड बढ़ रहा है और ओपन अप करने जा रहे हैं। इसके कारण जो भी उनका पॉजिटिव टेस्ट कम हुआ था, अभी ये बढ़ने लगेगा।
तो ये जो है कि इनके बीच में मैं जो बात कहना चाहता हूं कि मैंने बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है, बाद में स्कूल कॉलेज बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज चलाएंगे, घर से चलाएंगे, दफ्तर भी ऑफिस से चलेगा। काफी लोगों ने बताया आपने प्रैक्टिस कर लो, दफ्तर आपका ऑफिस से चलेगा। अभी दफ्तर जो है अभी दफ्तर जाना बहुत कम लोग ही जाएंगे। जाके प्रोडक्शन के लिए काफी उन्होंने फैक्ट्री खोला, जैसे यहाँ अहमदाबाद में काडीला फैक्ट्री है, तो काडीला में 3 आदमी मर गए। काडीला फैक्ट्री जहां हुआ है तो वहां आजू बाजू में सबको कोरोना हो गया। और गांव में ये लोगों ने फैक्ट्री खोलने के बाद 35% ऑफ द केसेस अहमदाबाद में फैक्ट्री से अहमदाबाद को आया। तो ये सरकार कभी सॉरी नहीं बोलता है, और कुछ भी करते सॉरी नहीं बोलता है। लेकिन इसके बीच में जो हुआ कि डेढ़ बड़ी जा रहे हैं, मैं तो पहले बोला था कि डेढ़ बड़ी लोग वही करेंगे, छुपा भी रहे वो लोग। और भी एक बात में शायद कहना रह गया मेरा, ये लॉकडाउन के पीरियड में भी बात हुआ कि प्रेस फ्रीडम भी बंद कर दिया। प्रेस को बोला गया, हाईकोर्ट में रीट भी हुआ, ये प्रेस जो है सो डिस्टर्ब करता है, हमारे काम को डिस्टर्ब करता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट जो बात हुआ वो प्रेस के बारे में बात भी हुआ, प्रेस के कारण सब गड़बड़ हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो प्रेस के फ्रीडम को कर्व करने के लिए काफी चिंतन भी हुआ, और ऐसा हुआ कि पेपर में बहुत मुश्किल से कुछ न्यूज आता है, और बाकी जो गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है, प्रेस स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट प्रेस नोट ये आता है, और गवर्नमेंट का फिगर जो है उसी से हमको पता चल रहा है। यहां तक भी और हुआ कि ये जो लॉकडाउन पीरियड में कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा एक माहौल बनाया कि जुडिशरी भी जो सुप्रीम कोर्ट भी जो है, हाई कोर्ट भी जो है, वो भी प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आप हमारे काम को देख नहीं रहे हैं, आप लोग गलत बातों में जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बीच में उनके बात में आ गए थे, लेकिन अभी उन्होंने सुधारा है, खास करके माइग्रेंट के आधार पर। और एक बात भी इसको देखना पड़ेगा, कोरोना एक प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम है, साइंस का प्रॉब्लम है, या हेल्थ का R&D का प्रॉब्लम है, लेकिन कोरोना को लेकर सुपरस्टिशन बढ़ाया गया। सुपरस्टिशन कैसे कि आप अगर वो काव डंग है, वो गाय का गोबर है, अगर आप काव के वो गोमूत्र पिएंगे तो ये पीने से आप ठीक हो जाएगा, इसको लेके काफी चला। और हमारे कुछ बड़े बड़े लोग भी इसको प्रचार भी किए, और कुछ लोग जबरदस्ती गाय मूत्र पिलाने की कोशिश भी की, ये सब चला। और थाली बगाड़ने के बाद भी उसके साथ भी जुड़ा हुआ है थैंक्सगिविंग जो सेरेमनी है, थाली बगाड़ो तो ये कोरोना भाग जाएगा, फिर दिया लगाओ तो वो भागा जाएगा। तो ये सब सारे रिलीजियस ओरिएंटेड सुपरस्टिशन टाइप ऑफ थिंग भी किए। और कुछ अदर धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भगवान बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, वो जो करेंगे, हमको कुछ करना नहीं चाहिए। और रामनवमी के समय पर जो रामनवमी था, जो आदित्यनाथ पूरा फोर्स के साथ वहां गए करने के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये जो कम्युनलाइज करने के लिए भी जो तगलीगी का जो था हुआ था, उसको किया कि मुसलमान लोग एक कोरोना वायरस का जिहाद खड़ा किया है, ये प्रचार करके इस्लाम के प्रति घृणा देखना, उनको लिंचिंग करना, ये भी शुरुआत हो गई। लेकिन तो ये होने के बावजूद भी आम लोग के अंदर में ये कम्युनलाइजेशन दिखाई नहीं दिया। तो इसी बीच में जो सबसे बड़ी बात जो है कि शाहीन बाग चल रहा है, चलता था, दिल्ली में राइट हुआ, दिल्ली में राइट होने के बाद दिल्ली में राइट हुआ, तो ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कोरोना होने के बाद कि लोग जो है 24 से पहले मुझे लगता है कि लोग कतार लोग, लाख लोग दिल्ली छोड़कर, बाल बच्चे, जो भी चप्पल था, जो भी कपड़ा था, जो हाथ में आया लेके चल पड़े उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां चल पड़े। ये क्या था, ऐसे क्यों हुआ? तो उनको इतना क्या अपमान, ह्यूमिलिएशन इतना किया गया ताकि उनको घर वालों से बोला गया उनको निकालो, पुलिस आके बोला, और उनको सबको मार भगाया, वहां से भागो यहां से। लोग यूपी और बिहार की तरफ लोग जाते रहे। उनको रोकने लिए केजरीवाल जो जीत के आए थे कभी आए नहीं, वो राइट लोगों को मिलने के भी नहीं गए थे, उनको रोकने के लिए भी नहीं आए थे। उनकी मोहल्ला कमेटी भी होता है तो मोहल्ला कमेटी रोका भी नहीं था, तो चलते गए। जब ये थैंक्स टू मीडिया, जो मीडिया भी जो रोल अदा कर रहा है, थैंक्स टू मीडिया, ये मीडिया ने माइग्रेंट वर्कर जो चल रहे हैं उसकी करुणता जो है, वो करुणता को सामने लाने के बाद कुछ इंसान जाग उठा, कुछ लोगों अंदर इंसान जाग उठा, मीडिया लोगों ने हमारे अंदर इंसान जगाया। तो जगाने के बाद तो क्या हुआ कि बॉर्डर में रोक दिया गया। एक नई बात आई
कि हर जगह बॉर्डर आ गया, बॉर्डर में रुको, यूपी बॉर्डर में रुका जाता है, बिहार बॉर्डर में रुका जाता है, सब बॉर्डर आ गया। तो यहाँ से बॉर्डर रुकने के उनको रोक दिया गया, रोक के उनको एक शेल्टर होम में रखने की कोशिश की, और वो नर्क जैसा था। तो ये जो माइग्रेंट के चलना, हजार किलोमीटर चलना, ये एक प्रकार का एक जैसे बन गया, एक प्रकार का बन गया। 1000 के लिए पूरा परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ चलना शुरू कर दिया। ये कभी भारत में हम देखे नहीं थे, ये हुआ। अभी कुछ दिन पहले लोग, बाद में तो ये जाने लगे, लोग शेल्टर होम रखा गया, खाने पीने का कतार लाइन, गरम में खड़ा होना, माइलों के लोग खाने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये दृश्य भारत में देखे नहीं थे। ये कोरोना को फाइट करने का था भाई, तो इनको क्या, ये माइग्रेंट लेबर को क्या प्रॉब्लम, क्यों खड़ा हो गया? माइग्रेंट का कारखाना क्यों बंद कर दिया गया? अब तक क्यों बंद कर दिया? क्यों ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या प्रकार साजिश था? क्या कोरोना के नाम पर आएगा, उनको नाक नौकरी से निकाल देंगे? इस तरह से लोग में कोरोना जो माइग्रेंट वर्कर थे, लोग 4 करोड़ लोग को नौकरी से रिटेंस कर दिया गया, उनको नाक नौकरी से निकाल दिया गया। अभी आप देखे होंगे, बहुत डिमांड करने के बाद श्रमिक एक्सप्रेस चालू हुई। लोगों ने बोला हमको जाना है श्रमिक एक्सप्रेस में, पैसा लगा आप मुफ्त में ले जाइए, क्योंकि पहले उन्होंने फॉरेन से लोगों को उठा के लाए थे, वो जो उठा के लाए थे वो पैसा उनको देना नहीं पड़ा था। तो सब लोगों ने बताया ये ऑब्लिगेटरी है, सरकार को तो उनको मुफ्त में भेजना चाहिए। बोले नहीं, आपको सूरत से जाना है पटना या कहाँ जाना है तो 750 रुपया है, तो एजेंट को दे दिया। तो एजेंट लोगों ने 1200, 1300, 1500 रुपये लिया। वो एजेंट जो है उड़िया वर्कर है तो उड़िया एसोसिएशन को, यूपी वाले यूपी एसोसिएशन को, बिहारी वाले बिहारी एसोसिएशन को, उनके नाम पे ट्रेन बुक हुआ। वो लोगों ने एजेंट के माध्यम टिकट लिया, लोगों को टिकट बिक्री किया, लोग को जाने का मैंने ये था, जल्दीबाजी थी, किसी तरह लोग जाना चाहते थे। ये शुरुआत हो गया। पहले तो 72 सीट में 52 लोग जाते थे। अभी तो आप देखेंगे वो लैट्रिन के पास में जो कीड़े मकोड़े जैसे बैठ के जा रहे हैं, जिसमें आज तक 15 आदमी के श्रमिक का मृत्यु हो गया। एक बहन की मृत्यु मुजफ्फरपुर स्टेशन से हो गया है। वो आपको देखें, आप जानते होंगे कि ये जो फोटो जो है, ये फोटो आपको दिखा, जो आप देखे होंगे, ये फोटो आपने देखे होंगे कि माँ मर गई है, प्लाटों में सो रही है और बच्चा वो माँ को उठा रही है। ये देख के कोई भला भला आदमी भी रो पड़ेगा। हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट में माइग्रेंट वर्कर को लेकर बात हुई। माइग्रेंट वर्कर जो हाईकोर्ट के जज थे, आंख में पानी आ गया, बोले कि हमने देखा नहीं था बात को। ऐसी स्थिति बना दिया माइग्रेंट वर्कर्स को। अभी भी वो सिलसिला चल रहा है, लोग अभी भी चल रहे हैं, पैर फट गया है, चप्पल फट गया है। मैं उसको माँ उस गोद में लड़के औरतें इसको रास्ते पर बच्चा पैदा कर रहे हैं, लोग चलते चलते जा रहे हैं। ट्रेन कुचल देता है, 17 आदमी कुचल के मर गए औरंगाबाद में। आप जानते होंगे 17 आदमी कुचल के मर गए वो लोग। ये जब औरंगाबाद में मरने के बाद और एक इंसान जाग उठा, लोगों के अंदर जाग उठा। जो लोग जान नहीं, आप रेलवे में जा नहीं सकते हो, रास्ते में जा नहीं सकते हो। ऑफकोर्स जो लोग जो है, लोग ने पानी पिलाया, खाना पिलाया, केला दिया, सब धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब लोगों ने दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आयोजन नहीं हुआ। मिलिट्री अपनी इतना बड़ा मिलिट्री है, मिलिट्री कैंप डालकर भी इनको खाना पीना दे सकते थे, वो मिलिट्री भी हमारे काम में नहीं आया। तो इतने करोड़ों लोग जो जा रहे हैं, उनके लिए सरकार का कोई चिंता नहीं था, कभी माफी भी नहीं मांगा, कभी उनके बारे में 1-2 शब्द भी नहीं बोला। जबकि हाईकोर्ट लोगों ने जब देखे, वो पेपर देखते हैं, मीडिया देखते हैं, थैंक्स टू मीडिया पर्संस लाने के बाद एक इंसान जो जाग उठा। आज माइग्रेंट के प्रति लोग का एक दर्द है, लोग माइग्रेंट का प्रॉब्लम जिस तरह से उभर के आया है, ये बताते भारत में ये गरीब मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है, ये गरीब मजदूर के लिए करुणता कोई नहीं है, ये मजदूर के लिए कोई कंपैशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। इतना जितना निष्ठुरता के साथ आप उनको बर्तन करते हो होटल में, जितना निष्ठुरता आप कारखाना में करते हो, इतना निष्ठुरता के साथ आप सारा जिंदगी उनको कर रहे हो। ये पूरा एकदम खुले आम आया, लोग देखे। इतना पहले कभी पूंजीवाद का इतना सारा देश में पूंजी मजदूरों के ऊपर में इतना कठोरता के साथ बर्तन, सारे परिवार के साथ, बालक के साथ जो हुआ, कभी दुनिया, कभी भारत ने देखा नहीं था। और ये मजदूर कभी इनको माफ नहीं करेंगे। आज सब झुका के गए हैं गांव में क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ये जरूर कभी कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये जो मजदूर की समस्या जो है, ये बीजेपी सरकार का एंटी पुअर, एंटी वर्किंग क्लास, जिनको लेकर राज करते हैं लोग, जिनको लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर राइट करते हैं, आज उन्हीं लोगों के लिए कोई फीलिंग नहीं था। शायद मजदूरों के अंदर में भी ये पता चला ये सरकार हमारी नहीं है। दूसरी बात है कि मेरे मन में सवाल आता है, बिहारी हो, उड़िया हो, यूपी का हो, तो ये मजदूर जो है क्या ये क्या इंडियन नहीं है?
तो यूपी का वर्कर का, जो यूपी का वर्कर होगा तो यूपी जाएगा, उड़िया होगा तो उड़िया जाएगा, उड़ीसा जाएगा, बिहार में जाएगा। क्या सूरत में रख नहीं सकते, मुंबई में रख नहीं सकते? सरकार आके नहीं बोल सकता आप चिंता मत करो, हम आपको देखेंगे? सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा है क्या? तो ये लोगों ने एक प्रकार का जो राज्यवाद, एक प्रकार का बिहारी, यूपी, उड़ीसा ये बात खड़ा किया। और ऐसे देखने की बात भी है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया से ही लोग माइग्रेंट बनकर आते हैं, इस तरफ पश्चिम की तरफ आते हैं। ये जो अनइवन डेवलपमेंट कैपिटलिज्म जो है वो ब्रिटिश जमाने से चला हुआ है, आजादी होने के बाद भी चल रहा है। सारे के सारे गरीब लोग, माइग्रेंट लोग इसी एरिया से आकर बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, केरला में सब काम करते हैं। तो उनकी स्थिति आज बिहार, यूपी में कभी भी सुधरा नहीं है। या उड़ीसा सरकार हो या बिहार सरकार हो, उनको सुधरने के लिए या गरीब आदमी के लिए कुछ करने के लिए कभी प्रयत्न भी किए नहीं है, क्योंकि हम ये लोग संगठित नहीं है। और एक बात जो है कि ये भी इस सारे चीज को लेकर जो ये दुनिया कोरोना के बाद क्या होगा, ये दुनिया क्या होगा, दुनिया में नंबर 1 कौन होगा, चाइना होगा कि अमेरिका होगा, ये झगड़ा चल रहा है। चाइना का डॉलर गिर जाएगा, चाइना को चिंता है, बार बार चाइना को गाली देता है। ये कोरोना का जो है ना वो चाइना से आया हुआ है, चाइना को मिलकर इसको तपास होना चाहिए, कर्नल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना को करके, ये चाइना को कर्नल करने में भारत का भी एक उसमें योगदान भी है, ऑस्ट्रेलिया के भी है। ये जो कोरोना जो हो रहा है वहां भी कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा है। बीच में WHO भी है, WHO समाधान करने की कोशिश करता है, लेकिन WHO को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। खासकर ट्रंप बोलता है तुम मेरे काम नहीं किया, तुमने चाइना का काम किया, तुमको मैं पैसा नहीं दूंगा, धमकी दे रहा है। वो ट्रंप कुछ भी कर सकता है। तो आज ये वो ट्रंप ही। इस बीच में कि ये देखने वाली बात है, इतना सब जो हो गया, लेकिन क्यूबा एक छोटा सा देश है, समाजवादी देश है, समाजवादी कमजोर है जो भी है, वहां पूरा हेल्थ ऊपर में ज्यादा जोर भी है। उन्होंने डॉक्टरों को स्पेन में, इटाली में और कहीं 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 सारा दुनिया भेज रहा है। एक इंटरनेशनलिज्म का कितना बड़ा नजारा है उसने बताया। जैसे ने बताया भाईचारा की बात है, रास्ते में जो चल के जा रहा माइग्रेंट, खाना वाना खिलाया, तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल में क्यूबा के लोगों ने बताया। और भी ये जो कम्युनलिज्म भी चल रहा है, कम्युनलिज्म के बीच में भी जो इस्लाम का जो कोरोना जिहाद की बात भी चल रहा है, मुस्लिम को अलग प्रकार देखने की, ट्रीटमेंट करने की बात हो रही है। उसी तरह लोग के बीच में कम्युनलिज्म नहीं है। एक किस्सा आया कि एक हिंदू मुसलमान, 2 लड़के, 2 युवा मित्र, तो घर पर निकल पड़े बॉम्बे या अहमदाबाद से। तो रास्ते में जो हिंदू लड़का था तबीयत खराब हो गया, शायद मरने की स्थिति पर आ गया। तो मुसलमान लड़का उसको उतर गए, रास्ते पे उतर गए और उसको माथे पे, वो हिंदू लड़का मुसलमान लड़के के माथे पे ही मरा। ऐसा किस्सा आपको काफी मिलेगा, बहुत किस्सा मिलेगा। लोगों ने पुणे जेल में, लोगों ने, हिंदू लोगों ने रोजा रखा है, मुसलमानों के लिए रोजा रखा, ऐसा आपको मिलेगा। चर्च को लेके जो लोग चलते चलते जा रहे थे उनके लिए चर्च खोल दिया, चर्च ने चर्च खोल दिया, नमाज पढ़ने के लिए भी चर्च खोल दिया गया। ऐसे भी काफी नीचे की जो बात है, नीचे की बात भी हमारे पास भी आ रहा है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे बात हैं जो बात को हम शायद सब बात साथ को हमको बात से आपको रखना चाहिए। लेकिन एक बात आपको जो मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना के नाम पर जो हुआ, उन्होंने कोरोना के नाम पर उन्होंने पार्टी को सेंट्रलाइजेशन पावर कर दिया, मजदूरों को में उन्होंने कानून लाया, ऑनलाइन एजुकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात हो रहा है। अभी जो बजट आया इसमें पूंजीपतियों की इसमें करने की कोशिश हुई। तो ये जो प्रकार दिख रहा है, एक प्रकार का लीडर का जो है, एक लीडर जो है प्रभुभक्ति लीडर, एक डिक्टेटर जैसे आ रहा है, वो भी दिख रहा है। और पुलिस का राज, पुलिस का डंडा मारना, और लोग के अंदर डर भी पैदा हो गया है, लोग डरे हुए हैं। तो ये डरे हुए हैं, ऐसे परिस्थिति को हम क्या सोच रहे हैं? मैं जिनको बात को मान के चलता हूं जीवन में, हमारे शिवदास को हमको शिक्षा दिया है कि ये फैसीबाद जो आया है, जैसा जर्मन का फैसीबाद और इटाली के फैसीबाद के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद ये फैसीबाद का रूप अन्य रूप लिया। जो आजाद होने के बाद भी भारत जैसे देश में फैसीबाद आया। फैसीबाद में कुछ फीचर बताए, उस फीचर में कुछ फीचर्स है, सेंट्रलाइजेशन फॉर पावर, वो जो है एक फीचर्स है, रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड, वो एक फीचर है, एक मेंटल को, माइंड को कंट्रोल करना, एक प्रकार स्पिरिचुअलिज्म और साइंटिफिक टेम्परामेंट को कंप्लीटली मिक्सचर करना, वो भी बात भी आ रहा है, रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट की बात आ रहा है। तो ये सारे मुद्दा है। तो अगर आप देखेंगे ये फैसीबादी मुद्दा जो है
कैसे 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 हर जगह में कैसे कैसे छुपी छुपी ऊपर से ये लागू हो रहा है। पार्लियामेंट भी नहीं बैठेगा, असेंबली भी नहीं बैठेगा, पेपर भी बराबर निकलेगा नहीं, स्कूल भी नहीं खुलेगा, दफ्तर भी खुलेगा नहीं खुलेगा, इकट्ठा भी नहीं हो पाएंगे, मीटिंग नहीं हो पाएगा, ये आपका मोर्चा निकलेगा नहीं, डिमांड नहीं हो पाएगा। बस सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पे सारे राइट खत्म हो गया। अगर आप करेंगे आपके ऊपर कार्रवाई होगा। ये फैसीबादी का एक प्रकार का रूप दिख रहा है। क्यों? ये तो सोच रहे कि कोरोना पहले जब आए तो सोचे थे कि कोरोना में हम मर जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला ये कोरोना जो है गरीब आदमी मरते हैं, धनी आदमी मरते नहीं है। गरीब आदमी तो झोपड़पट्टी में रहता है, सोशल डिस्टेंस रख नहीं पाएगा। वहां तो कर्व जो ग्राफ जो है वो फ्लैटन तो नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। जो वहां लोग जो है वो झोपड़पट्टी मरेंगे, धारावी में, बॉम्बे में मरेंगे, वो जान गए। और वो बड़े बड़े लोग जो है वो ग्लास हाउस पे रहते हैं, ग्लास हाउस में रहते हैं और पूरा कंट्रोल करते हैं। तो वो तो पूरा बिल्कुल शायद ऐसा अमृत, जो समुद्र मंथन हुआ, अमृत पी के जी रहे हैं लोग। हमारा ट्रंप जी है, मोदी जी है, वो अमृत का पी के जी रहे हैं। वो तो शायद अमर बर लेके पैदा हुए, बाकी आम साधारण जनता जो है मरेगा। तो ये उनको मालूम हो गया। मालूम होने के बाद अभी जो है साधारण जो लोग हैं उनके ऊपर में कैसे हम कंट्रोल करेंगे, माइंड कंट्रोल करेंगे और एक चौकस विचारधारा के साथ करेंगे, ये कोशिश चल रही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो विचार, जो सब लोग कहते हैं कोरोना के बाद यही दुनिया वो रहेगा नहीं, क्या होगा? डरा हुआ आदमी रहेगा, सहमावादी रहेगा, मर के जिएगा या मरेगा। तो ये ऐसा होगा। तो पूंजीपति लोगों ने समझ गए दुनिया में अगर भारत में 130 करोड़ 40 करोड़ लोग हैं, भारत में कितना लोग होगा? 129 लोग करोड़ रहेंगे, कोई चिंता उनको नहीं, मरने दो ना, क्या है। पीपल आर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा फिटेस्ट वो रहेगा। ऐसे बात चला करके ये लोग अभी सब कुछ खोल रहे हैं, मॉल खोलेंगे, सिनेमा हॉल खोलेंगे, सब आना जाना होगा, ट्रेन होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ होगा जहां खोलेंगे नहीं, जहां खोलने से आपको वो जो मोर्चा, अधिकार, मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इसकी आपको परवानगी नहीं देंगे। एक प्रकार का एक फैसीबाद हमने जो इमरजेंसी में जो नहीं देखा था, आज हम देख रहे हैं कि एक डेंजरसली एक फैसीबाद, पूंजीवाद अपने आप को बचाने के लिए और आगे जाने के लिए, संकटग्रस्त पूंजीवाद अपने को बचने के लिए ये करने जा रहा है। तो दोस्तों, मित्रों, मैं अभी ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, ख़त्म होने आया हूँ। सब डिस्टर्ब भी हो गया, तो पूरा इंटरनेट के बड़ा 5 चीज़ की बात करते हैं, वो तो पता चल गया, आज हमारा ऊपर आ गया। लेकिन एक बात कि माइग्रेंट के बारे जो मुद्दा बना हुआ है, आप युवान हैं, युवक हैं, आपके ऊपर समाज टिका हुआ है, आपको समझना पड़ेगा सारे चीज। ये जो जिस तरह से गए, जो मजदूर जो गए, तो ये जो गए आपको कैसे पथ फट गया है, रास्ते पे पर बालक पैदा होता है, मर जाते हैं, जाके जा रहे हैं। जो एक प्रकार का इंसल्ट जो है, ह्यूमिलिएशन जो है, अपमान, अंदर में जो एक घृणित भावना लेके जा रहे हैं, एक अपमानित जो फील कर रहे हैं, ये जो कभी फीलिंग जाएगा नहीं। उन्होंने शोषण किया है, वेस्ट स्लेवरी किया है, लेकिन ये जो उन्होंने डिग्निटी के ऊपर में, मजदूर का डिग्निटी पर उन्होंने लात मारा है, उस असम्मान जो किया है, ये मजदूर कभी नहीं भूलेगा। जो बच्चा भी चला है माँ बाप के साथ चला है, जो लंगड़ी और लड़की भी नहीं भी चला है, जो बालक सोते सोते सो गया था, वो ट्रॉली वाली जो गाड़ी में सो गया था, जो भी गया है, वो बच्चा जब कल बड़ा होगा वो भी बात सुनेगा, वो भी नहीं भूलेंगे, वो नहीं भूलेंगे। ये माइग्रेंट फिर से वापिस आएंगे। ये मजलूम में मुल्क झंडा लाल उठाया गाना में सुनता हूं मैं, जब बच्चा मैं जब स्टूडेंट हम गाना गाते थे, हम भूखे हैं, नंगे थे, कभी गुस्सा हमको आया है, रुकना तो कोई रोके जरा, सारा संसार हमारा है। ये मजदूर का सारा संसार है, आप रोक पाओगे? ये सारा तारीख याद रखेगा आपका। आपने जो अपमान किया है हमको, ये तारीख याद रखेगा, इतिहास में लिखा जाएगा, इसका बदला जरूर लेंगे। ये पूंजीपति लोग सुन लो, सत्ता सुन लो। मजदूर को आप अनादर करके, आप उसको आपने इस तरह से अपमान करके आप सत्ता चला नहीं पाओगे। आप जागेंगे। इसी के बीच में स्टूडेंट्स को जाना है। उनको ना बिहारी बनना है, ना दलित बनना है, ना मुसलमान बनना है, ना हिंदू बनना है। वो अपने पर्सनल बिलीफ हो सकता है। ये मजदूर है, मजदूर के अंदर वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस को आना है। स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा, उनके पास, मजदूर के पास जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये क्यों निकाला गया, क्यों उनको इस तरह से निकाला गया,
क्यों इनके डेड को कोई इनको सम्मान नहीं दे गया? ये एक सवाल उनके पास जाइए, समझाइए। ये समय आ गया है, स्टूडेंट को आ गया है, अभी उनके पास जाके उनको समझा के जगाना पड़ेगा। आगे वाला दुनिया हमारा ही होगा। ये जब मुक्ति मशाल लेके चलेंगे लोग, ये मजदूर लोग फिर से आएंगे, सारा भारत में नौकरी करने जाएंगे, सारा भारत में काम करने जाएंगे, और एक नया वार्ता लेके जाएंगे और मुक्ति मशाल के साथ जाएंगे और समाज में परिवर्तन आएगा। इतना कहकर मैं बात पूरा करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम और बाकी सारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में ये अंतराल हुआ, थोड़ा आवाज़ का भी तकलीफ़ हुआ और ठीक से हम स्पीकर का भी ये नहीं कर पाए। उसके लिए हम आप सबका माफ़ी मांगते हैं। खास करके माफ़ी मांगते हैं आज के स्पीकर श्री द्वारिकानाथ रथ जी की, कि वो पूरा तैयारी के साथ आए थे और उनको हमने पूरा ये हमारी तैयारी के अभाव में डिस्टर्ब कर दिया। हम अगले चर्चा के लिए 2 जून को मिलेंगे। हमारे जो अगले स्पीकर है वो है वी वेणुगोपाल, और वो हमारे भारत के सोशल रिफॉर्मर अय्यकुल, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि साउथ इंडियन नाम है, इसलिए उनके जीवन और संघर्ष के बारे में वो 2 जून को इसी टाइम पे 7 बजे ये बात को रखेंगे। वी वेणुगोपाल, वहाँ पे एक जो पीपल्स कमेटी है केरला में, जिन्होंने ये शराबबंदी से लेकर वहाँ के स्थानिक सवालों को लेकर पूरा एक सब नागरिकों को इकट्ठा करके जो काफ़ी सारा आंदोलन चलाया है, उसके साथ जुड़े हुए वी वेणुगोपाल, हम उनको सुनेंगे। तो 2 जून को फिर से याद रखिएगा और तब तक अपने दोस्तों को सबको इसमें जोड़िएगा। उनको कहिएगा कि स्टूडेंट्स प्लेज पेज को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। थैंक यू।